ईरान ने इजराइल से आर पार के युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट को अपने हवाई बेड़े में शामिल किया है और इसके साथ ही उसकी नजर चीन के JF-17 फाइटर जेट पर भी है, जिसके लिए ईरान अब पाकिस्तान से डील कर सकता है। ईरान को बड़ा खतरा नेतन्याहू से है, क्योंकि इजराइल ने सितंबर में जो प्लान बनाया वो जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल बेस में घुसकर मारा। इजराइल की कमांडो फोर्स ने एयर ग्राउंड बेस को दहलाया। सीक्रेट लोकेशन से नेतन्याहू का ऑपरेशन ईरान शुरू। तेहरान की तबाही का कोड में साफ। الله يلعنك يا إسرائيل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. इजराइल दुश्मन से 100 कदम आगे चलता है, हर हमले पर 100 गुना ज्यादा तबाही मचाता है। इजराइल से दुश्मनी क्या चीज है उसे हमास जानता है। हिजबुल्ला भी समझता है हूती लड़ाकों का हश्र इजराइल से दुश्मनी के चलते क्या है, ये ईरान को अच्छी तरह पता लग चुका है। इसके साथ ही इजराइल ने अब अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर धावा बोलकर खामनेई को सीधे चुनौती दे डाली है, यानी डायरेक्ट वॉर अब दो देशों के बीच शुरू होने का सिर्फ औपचारिक ऐलान बचा है। ईरान से इजराइल का भिड़ना तो तय ही था, लेकिन इस टकराव का लेवल क्या होगा यह अब साफ हो चुका है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल गोदाम को जलाकर खाक करने से युद्ध की शुरुआत की है। मतलब इजराइल ने ईरान के मिसाइल पावर और न्यूक्लियर पावर को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया है। सीरिया से ईरान के लिए खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इजराइल के साथ ही सीरिया में कमांडर जुलानी ने ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। HTS सरगना ने जब से अपना नाम अहमद अल शरा रखा है, तब से खामनेई को खुलकर चेतावनी देनी शुरू कर दी है। जुलानी ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए उसकी हुकूमत में अड़ंगा लगाने से बाज आने की वार्निंग दी है, जिसके चलते ईरान के लिए सीरिया फ्रंट गले की फांस बन चुका है। لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل. نحن منذ أن كنا في إدلب مستعدين لهذا الأمر، يعني نفسيا ومعنويا، لكن لم يكن هناك الفرصة المناسبة. فرصة إدارة الدولة هي أعظم فرصة لحل هيئة تحرير الشام، ونحن أول الناس من سيحل يعني هيئة تحرير الشام। तो क्या कमांडर जुलानी ही ईरान पर हमले के लिए इजराइल की मदद कर रहा है? क्या ईरान सीरिया में बुरी तरह फंस चुका है? पहले इजराइल के हमले की डिटेल देखिए। सीरिया में जिस तरह का ऑपरेशन नेतन्याहू की कमांडो फोर्स ने किया है, उससे कई चीजें साफ हो जाएंगी। इजराइल ने सीरिया के मेसाफ शहर के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर कमांडो फोर्स से हमला किया है। सीरिया के अंदर ये जगह इजराइल से 200 किलोमीटर दूर बताई गई है।
कान न्यूज की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक इजराइल ने 2 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापे उन अड्डों पर मारे गए जहां सीरियाई रक्षा उद्योग के वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र था। यहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना भी मौजूद था। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऑपरेशन के बारे में पहले ही सारी जानकारी दे रखी थी। सीरिया में इजराइल के कमांडो ऑपरेशन को एक तरह से रिहर्सल बताया जा रहा है ताकि ईरान के भीतर जितने भी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस हैं, वहां ऑपरेशन को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सके। ये मिशन कब शुरू होगा, कितनी फोर्स लगेगी, क्या मोसाद एजेंट्स भी ईरान में घुसकर मिसाइल अड्डे तबाह करेंगे, इसकी अब तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ये साफ है कि इजराइल का मिशन तेहरान नेतन्याहू सीक्रेट लोकेशन से डायरेक्ट करेंगे। रविवार 29 दिसंबर को पीएम नेतन्याहू की प्रोस्टेट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने उनके शरीर से प्रोस्टेट को अलग कर दिया है। यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए नेतन्याहू को अंडरग्राउंड यूनिट में रखा गया है। इस अंडरग्राउंड यूनिट पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होगा। नेतन्याहू के कार्यालय ने जानकारी दी है कि लॉ मिनिस्टर यारीव लेविन कुछ दिन कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेतन्याहू के सीक्रेट लोकेशन पर जाने के साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी भीषण हमले किए हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करने का ऐलान तक किया है। हालांकि हलेवी ये बताना नहीं भूले कि असली जीत ईरान की तबाही के बाद ही मानी जाएगी। लेबनान मोर्चे पर टोटल कंट्रोल और सीरिया में हिजबुल्लाह को ईरान से अलग थलग करने के बाद हलेवी भी ईरान पर सीधे हमले के लिए तैयार हैं। उनसे पहले मोसाद चीफ ने भी ईरान में घुसकर नरसंहार के हथियारों के खात्मे का आइडिया पीएम नेतन्याहू को दिया था। על מנת למנוע איומים, ואנחנו נבטיח גם כאן בעזה, כמו מול לבנון, כמו מול סוריה וגם במזרח. जाहिर है इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल का टारगेट सबसे पहले ईरान के मिसाइल बेस को तबाह करना है। वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान ने जब भी इजराइल पर हमला किया, मिसाइलों की ही बौछार की है। इन मिसाइल बेस को बर्बाद करने तक इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। ईरान के जिस मिसाइल बेस को इजराइल सबसे पहले तबाह कर सकता है, उसे भी देखिए। ईरान के सेमनान सूबे में शहरौद स्पेस सेंटर है। इसे ईरान का मिसाइल टेस्टिंग और प्रोडक्शन बेस कहा जाता है। ये वही सेंटर है जहां से अप्रैल और अक्टूबर में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। बाद में इजराइल ने जंगी जेट से बमबारी कर इस बेस को उड़ा दिया था। हालांकि ईरान ने शहरौद सेंटर को कुछ ही महीने बाद फिर से एक्टिव कर दिया। इसके साथ इजराइल के टारगेट पर ईरान का इलम, खुजेस्तान और तेहरान मिसाइल बेस भी है। जिस तरह इजराइल ने सीरिया में घुसकर बीते सितंबर महीने ईरान के बेस को बर्बाद किया, उसी तर्ज पर अब ईरान की जमीन पर उतरकर मिसाइल पावर खत्म की जाएगी। मिसाइल पावर के खत्म होते ही रेवोल्यूशनरी गार्ड की ताकत आधी रह जाएगी। ईरान सिर्फ मिसाइल के दम से इजराइल को युद्ध में हराने का दम भरता है। इसीलिए नेतन्याहू ने मिशन तेहरान ऑन किया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंसे पुतिन का अब एक और दुश्मन तैयार हो गया है। रूस को लेकर अजरबैजान ने बहुत बड़ा हमला बोला है। अजरबैजान और रूस के टकराव को देखकर इस वक्त ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पुतिन के इरादों के खिलाफ अजरबैजान का बाकू बम एक्टिव हो चुका है। पुतिन की माफी नहीं काफी। दुनिया के सुपर पावर से दुनिया का एक छोटा सा देश लड़ बैठा। वो अड़ा है, खड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ये कहानी है दुनिया को चौंका देने वाले अजरबैजान के प्लेन क्रैश की, जिसको लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने पुतिन को मुश्किल में डाल दिया है। अजरबैजान इस वक्त रूस पर उखड़ा हुआ है और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने पुतिन को खरी खरी सुना दी है।
क्यों बोला रूस ने झूठ? माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। पुतिन को माननी होंगी 3 शर्तें। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जिस विमान दुर्घटना में 38 लोग मारे गए उसे रूस ने मार गिराया था। अलीयेव का यह बयान तब आया जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विमान हादसे के लिए माफी मांग ली। अलीयेव ने अजरबैजान के सरकारी टेलीविजन को बताया कि विमान पर रूस की जमीन से हमला किया गया था। हालांकि उन्होंने रूस पर कई दिनों तक इस मामले को दबाए रखने का प्रयास करने का आरोप लगाया, क्योंकि दुर्घटना के पहले 3 दिन तक रूस बातों को केवल गोलमोल करता रहा। Şükürler olsun ki birinci 3 gün ərzində biz Rusiyadan cəfəng versiyalardan başqa heç nə eşitməmişdik. अजरबैजान के राष्ट्रपति इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि पहले रूस ने प्लेन क्रैश की जिम्मेदारी नहीं ली। प्लेन क्रैश को लेकर तमाम थ्योरीज आती रहीं। सिलेंडर फटने से विस्फोट, हादसे पर रूस चुप था। इस बीच हर गुजरता घंटा नई थ्योरी को जन्म दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के एक पक्षी के टकराने से उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि तब भी इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल इससे जुड़ी फुटेज में प्लेन में क्रैश के बाद ही आग लगती दिख रही थी। उससे पहले आग या धुआं दिखाई नहीं दे रहा था। तकनीकी खराबी से प्लेन क्रैश। अभी पक्षी के टकराने की बात चल ही रही थी कि कजाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी भी हो सकती है। हम प्लेन क्रैश की तकनीकी खराबी के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। लेकिन जब शक की सभी सुई रूस की तरफ उठने लगी तो रूस ने माना कि यह हादसा रूस की गलती की वजह से हुआ है। Bizi təəssüfləndirən və təəccübləndirən məqamlardan da o idi ki, Rusiyanın rəsmi qurumları hansısa qaz balonunun partlaması ilə bağlı versiyalar irəli sürmüşdü. Yəni ki, bu açıq-aydın göstərirdi ki, पुतिन ने अलीयेव से मांगी माफी। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 29 दिसंबर को रूसी सरकारी मीडिया को बताया कि पुतिन ने अलीयेव से फोन पर बात की है। बाद में कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलीयेव से दुर्घटना के बारे में माफी मांग ली है, लेकिन अजरबैजान 3 शर्तों पर अड़ा हुआ है। पुतिन को माननी पड़ेंगी 3 शर्तें। अजरबैजान ने दुर्घटना के संबंध में रूस से 3 मांगे की हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी पक्ष को अजरबैजान से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, उसे अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, दोषियों को सजा देनी चाहिए। और अजरबैजान सरकार घायल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मुआवजा देना चाहिए। अलीयेव ने कहा कि पहली मांग पूरी हो चुकी है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को उनसे माफी मांगी। पुतिन ने दुर्घटना को दुखद घटना बताया, लेकिन अजरबैजान के लिए इतना काफी नहीं है। Rusiya tərəfi Azərbaycandan üzr istəməlidir. İkinci, öz günahını etiraf etməlidir. Üçüncü, günahkarları cəzalandırmalıdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir. कैसे हुआ था प्लेन क्रैश? अजरबैजान का प्लेन तय समय पर ग्रोजनी पहुंचा था। उसने बार बार एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की। उसी समय ग्रोजनी, मोज़दोव और व्लादिकावकाज़ के एयर स्पेस में यूक्रेनी ड्रोन हमला कर रहे थे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक रहा था। उसी वक्त प्लेन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बन गया। अक्ताउ शहर के नजदीक में ही 25 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे विमान क्रैश हो गया।
प्लेन की ट्रैकिंग से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने विमान को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया था, जिसने मामले को और तूल दे दिया। वेबसाइट ने दावा किया कि हादसे से पहले उसका जीपीएस जैम हो गया था। फ्लाइट राइडर ने प्लेन से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। प्लेन के जीपीएस जाम होने को भी रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल रूस पर पहले भी जीपीएस ट्रांसमिशन फेल करने के आरोप लग चुके हैं। अब देखना होगा कि पुतिन का रूस अजरबैजान के राष्ट्रपति को क्या जवाब देते हैं।